Good evening, all of you. So, 10th class, how are you all? I'm sure that you all are very fine. So, today we are going to discuss the poem written by American poet Robert Frost, Dust of Snow. तो बेटा आज हम अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो के कुछ स्टैंजर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. सो गाइस, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पर पोइट एक क्रो की बात कर रहा है जो कि एक सैडनेस का सिंबल है. पोइट का कहना है एक क्रो, जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, मेरे ऊपर बर्फ की जो स्नो की डस्ट है, स्नो के पार्टिकल्स हैं वो गिराए. कैसे, कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री से. कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री जो होता है बेटा, ये भी सैडनेस का सिंबल है. क्यों? क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है. ये जो ट्री है, कहते हैं इस ट्री के पॉइजन को पीकर ही सोक्रेट, जिसे कि हम सुकरात नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो है मृत्यु को प्राप्त किया था. तो जो पहला हमारा स्टैंजा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इस स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो के पार्टिकल्स को गिराया, जो कि हेमलॉक ट्री पर लगी हुई स्नो थी, उसके पार्टिकल्स को गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसके कारण मेरा जो दिल है उसका मूड बदल गया. राइट? तो यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का मूड कुछ और था. हम कह सकते हैं दुख भरा था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौवे की बात हुई है जो कि किसका सिंबल है? सैडनेस का. हेमलॉक की बात हुई है जो अगेन किसका सिंबल है? सैडनेस का. डस्ट की बात हुई है जो अगेन हमें दर्शाता है ग्लूमीनेस, सैडनेस को. राइट? हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. तो पोएट का कहना है इससे क्या हुआ, मेरा हार्ट जो था उसका मूड बदल गया और मेरा बाकी का जो दिन था, जो मुझे लगता था वो भी बर्बाद जाएगा, वो बर्बाद होने से बच गया. तो गाइज, अब हम डिटेल में इस पोएम के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे इसमें पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं उसका यूज़ किया है. ठीक है? सो वी कैन सी फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी. ये जो दोनों लाइंस हैं बेटा, आप इसमें देखेंगे आपस में कोई भी राइमिंग नहीं है. राइट? तो अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम की, तो ये जो है ए, सेकेंड लाइन बी, थर्ड लाइन को अगर हम देखें, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, स्नो एंड क्रो, दीज आर राइमिंग लाइन. राइट? तो ये भी ए हो गया एंड ट्री एंड मी, ये भी राइमिंग. तो हमारी जो फर्स्ट स्टैंजा के लिए राइम स्कीम है वो क्या हो गई? ए बी ए बी. राइट?
अब हम राइम स्कीम की बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अगेन देयर इज नो राइमिंग, और इनमें भी आपस में कोई राइमिंग नहीं है फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो 4 लाइन्स थी, जो फर्स्ट स्टैंजा था उसकी जो राइम स्कीम ए बी थी, तो ये जो हमारा सेकंड स्टैंजा है इसकी जो अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया सी, राइट। मूड अगेन डिफरेंट राइम है तो डी। अब एंड सेव्ड माई पार्ट, अब आप देख सकते हैं हार्ट एंड पार्ट बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, तो ये अगेन जो थर्ड लाइन है उसकी राइम क्या हो गई सी, और र्यूड, मूड एंड र्यूड, ये दे आर राइमिंग टू ईच अदर, तो ये होगी डी। तो अगर हम बात करें कि जो राइम स्कीम थी वो सेकंड स्टैंजा की वो क्या है, सी डी। तो इन दोनों एक्सट्रैक्ट की जो राइम स्कीम है वो हमने देख लिया कि वो क्या बन रही है, ए बी एंड सी डी, राइट। तो ये तो हमारी बात होगी राइम स्कीम की। आई होप आपको राइम स्कीम का तो पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा कि हाँ जी बेटा, तो अब अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब हार्ट का मूड चेंज करना यानी हार्ट को पर्सोनिफाई किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की तो हार्ट के मूड को इमेजिन करके पोइट ने इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है, राइट। आई होप आपका पर्सोनिफिकेशन का यूज़ इसमें क्लियर हो गया होगा और उसके साथ साथ आपको राइम स्कीम क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि आपको बेटा समझ आ गया कि पर्सोनिफिकेशन जो है उसका किस तरीके से यूज़ हुआ है इस पोएम में और राइम स्कीम क्या है इस पोएम की। अब हम बात करेंगे मेटाफोर की। मेटाफोर आप जानते हैं बेटा मेटाफोर का क्या मतलब होता है। मेटाफोर मीन्स जब कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज़ का किसी के साथ, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं पोएट ने जो स्नो है, राइट, जो फॉलिंग स्नो है उसको किससे कंपेयर किया है, डस्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पर स्नो को, जो झड़ती हुई स्नो है, गिरती हुई स्नो है, उसे डस्ट से कंपेयर कर जो पोएट है उसने पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया। यस बेटा, तो हमारी जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर यूज जो हुई है बेटा वो क्या है, एनजाम्पमेंट, राइट। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजाम्पमेंट और यहाँ पर कैसे यूज हो रही है। सी आई विल टेल यू। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी लाइन में आप देख सकते हैं कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ, राइट। देख सकते हैं ना, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो पॉइंट है शो करता है यहाँ एनजाम्पमेंट का यूज हुआ है। ये पूरी पोएम एज अ सेंटेंस जो है यहाँ पर शो की गई है, एक्सेप्ट लास्ट लाइन के एंड में कहीं पर भी किसी पंक्चुएशन पॉइंट का यूज़ नहीं हुआ है। किसी भी पंक्चुएशन का यूज़ किसी भी लाइन में ना होने के कारण, सिर्फ लास्ट में होने के कारण हम कहेंगे यहाँ पर एनजाम्पमेंट जो है उसका यूज़ हुआ है। सो आई होप आपको एनजाम्पमेंट जो है वो क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसमें इसका यूज़ हुआ है। बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, यस, सिंबॉलिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने अलग अलग तरीके से सिंबॉलिज्म का यूज़ किया। कैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्रो, जो क्रो है कौवा, वो किसका सिंबल है, सैडनेस का, राइट। अगेन मैंने आपको बताया था डस्ट, डस्ट किसका सिंबल है, अगेन
सैडनेस का, राइट। फिर हेमलॉक ट्री मैंने बताया था ये पॉइजनस ट्री कहलाता है, ये भी सैडनेस का ही सिंबल है। तो यहाँ पर चाहे वो है क्रो, चाहे वो है डस्ट और चाहे वो है हेमलॉक, तीनों का यूज जो है किसको सिंबलाइज करने के लिए हुआ है, सैडनेस को। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सिंबोलिज्म जो है उसका यूज किया गया है। सो बेटा आई होप आपको क्लियर हो गया है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस, ASSONANCE, एजोनेंस। अब ये जो एजोनेंस है इसका इसमें कैसे यूज हुआ है वी विल सी। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर सेम साउंड जो है रेपिटेटिवली यूज हो रही है। कैसे, शू, डाउन, ऑन, आपने देखा ओ ओ ओ ओ बार बार यूज हो रहा है, डस्ट, ऑफ, स्नो, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एजोनेंस जो है उसका भी इस्तेमाल किया है पोएट ने बेखूबी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं जो पोएट ने यहाँ यूज की है, राइट। तो यस बेटा अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट होना, अपोजिट होना, राइट। कैसे है यहाँ पर ऑपोजिशन, बेटा देखिए ध्यान से सुनिए। आई टोल्ड यू कि पोएट ने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा था कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की जो डस्ट है वो हेमलॉक ट्री से गिराई, राइट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे कि पोएट का जो हार्ट है उसका मूड ही बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड, और जैसा कि पोएट को लगता था कि उसका आधा दिन तो बेकार जा चुका है और शायद बाकी का आधा दिन भी बेकार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौवे के डस्ट ऑफ स्नो गिराने से पोएट के ऊपर उसका दिन जो है और अच्छा हो गया, पहले से बेटर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या होता है, हमारी कुछ मीथ्स होती हैं, कुछ मिसबिलीव्स होते हैं। जैसे कि माना जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो ये एक अशुभ संकेत होता है, यानी कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बुरा होना निश्चिंत है। इसी तरीके से अब्रॉड में अमेरिका में ये माना जाता है कि जो काला कौवा है, इवन इंडिया में भी कई लोग इस बात को मानते हैं, वो अशुभ संकेत देता है, वो डेथ का सिंबल है, वो बुराई का सिंबल है, राइट। तो जो क्रो है ये माना जाता है कि अगर कौवा दिख जाए और जो हेमलॉक ट्री है, ये जो दोनों हैं ये अशुभ सिचुएशंस की तरफ जो है संकेत करते हैं, राइट। तो वैसे तो पोएट के ऊपर जब कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई हेमलॉक ट्री से तो उसके साथ कुछ और बुरा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऑलरेडी जो पोएट अपसेट था उसका मूड अच्छा हो गया, राइट। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ अपोजिट हो गया। जो एक बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा था कि ऐसा होने से तो भाई बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो यहाँ हम इस पोएम में कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से पोएट ने यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई है कि एक पुराना जो बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा था यहाँ पर आकर किस तरीके से डिसप्रूफ हो गया। अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर बेटा अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पोएट ने यहाँ पर एलिट्रेशंस का यूज़ किया है। एलिट्रेशन, सो गाइज यू नो व्हाट इज़ एलिट्रेशन। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एलिट्रेशन होता क्या है। बेटा देखो, अगर कुछ वर्ड्स आपस में जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, राइट, वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, सेम साउंड देते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव्ड सम, यहाँ भी एस का यूज़ हो रहा है, यहाँ भी एस का यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि पोएट ने यहाँ पर बखूबी एलिट्रेशन का भी यूज़ किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा वो क्या है, वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सो, आई विल राइट इट अगेन एज कॉन्सोनेंस,
कॉन्सोनेंस, राइट। यहाँ पर जो कॉन्सोनेंस है वो कैसे यूज़ हुआ है, येस आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो बेटा, जो कॉन्सोनेंस है उसका क्या मतलब होता है, ये पोएटिक डिवाइस जो है कैसे पता लगता है कि पोएम में यूज़ हुई है या नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। देखो कॉन्सोनेंस जो है ये किस वर्ड से मिलकर बना है, किसका ड्राइव्ड वर्ड है, कॉन्सोनेंट्स का। आप जानते हैं ना कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ए ई आई ओ यू को हम जानते हैं ये वॉवल्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट ही वर्ड ये बना है कॉन्सोनेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर डे हैड र्यूड, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट डी है उसकी जो साउंड है बार बार आ रही है, डे हैड र्यूड, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पोएट ने यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया है, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट का इस तरीके से जो है पर्टिकुलर टाइम के बाद साउंड देना नेबरिंग वर्ड्स में, दैट इज़ कॉन्सोनेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस की ओर। सो बेटा नेक्स्ट डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुई है वो है सिनेक्डॉक। येस यू आर राइट, synecdoche. How it is using here? First I will write spellings for that device. synecdoche, right? अब ये कैसे यहाँ यूज़ हुई है बेटा, इसका यूज़ जो है पोएट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में किया है। कैसे किया है, सी हैज़ गिवन माई हार्ट। सिनेक्डॉक जो है वो यहाँ पर पोएट ने पूरी बॉडी को ना दर्शाते हुए सिर्फ हार्ट को दर्शाया है। सिर्फ हार्ट के बारे में बताते हुए ही पोएट ने बता दिया कि मेरा पूरा मूड जो है वो चेंज हो गया। सिर्फ हार्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, पूरा मूड। तो इस तरीके से यहाँ पर पोएट ने सिनेक्डॉक का यूज़ किया है, राइट। आई होप आपको ये डिवाइस भी क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।